Hi, hello, and welcome, students. Welcome to this session. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all to the course of mechanics. वैसे कोर्स लॉन्च करा गया है एसएससी ने जो वैकेंसी निकाली है उसके लिए। इसमें मैं आपको 5 यूनिट्स पढ़ाने वाला हूं जैसे कि आपको इन्फॉर्म करा गया था। तो आई विल बी टीचिंग मैकेनिक्स, वेव एंड ऑसिलेशंस, ऑप्टिक्स, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। जिसमें से अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया क्योंकि आपको पता था, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टोटल क्लासेस जो आपका ये कोर्स है ये आपको 60 डेज यानी 2 महीने में जो कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा क्लासेस का, क्योंकि बच्चों को तो बड़ा स्टार्टिंग से ही रहता है कि सर हमारा कोर्स कब खत्म होगा, कौन से दिन क्या होने वाला है। भाई डे वन में फिक्स करके दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। कि 19 क्लासेस जो है वो आपकी मैकेनिक्स की होने वाली हैं, 14 क्लासेस आपकी वेव एंड ऑसिलेशंस की, 17 ऑप्टिक्स, 6 कैलकुलस एंड 4 लीनियर अलजेब्रा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है टोटल 60 डेज का। एक क्लास आप मान के चलो 1 से 1.5 घंटे के आसपास जो है वो होगी। 1.5 से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस दिन क्या टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मैकेनिक्स के अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आपका जो सिलेबस एसएससी ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये आपके टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में। यूनिट डायमेंशन, एसआई यूनिट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल, ये सारी चीजें अगर आप काउंट करो तो टोटल आपके 18 टॉपिक्स हैं। और एक एक्स्ट्रा सेशन मैंने डिजाइन करा है फॉर, हम सब एग्जांपल्स करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे उसमें, उन सब चीजों के लिए। तो आप बोल सकते हो 18 तो आपके लेक्चर होंगे, और एक लेक्चर जो आपका होने वाला है वो आपका पीवाईक्यू टाइप्स या एग्जांपल टाइप हो जाएगा। तो टोटल 19 लेक्चर्स जो है वो मैकेनिक्स के होने वाले हैं। तो भाई ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कोर्स कब खत्म होगा, ठीक है। तो जो स्केड्यूल दिया है मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, जिस तरह से आपको देखा, सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स करेंगे, उसके बाद वेव एंड ऑसिलेशन, देन ऑप्टिक्स, देन कैलकुलस एंड देन लीनियर अलजेब्रा। ये इसी स्केड्यूल से चलेगा, इसी तरह से चलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले। क्लास के जो नोट्स हैं पीडीएफ बच्चे आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बातें क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशंस। है ना भाई, स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहली बात तो ये आती है कि यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। यूनिट आपने बचपन में सुना होगा कुछ कुछ छोटा छोटा। यूनिट बेसिकली क्या होते हैं, जब भी आप किसी चीज की मेजरमेंट करते हो। यार फिजिक्स क्या है, अगर इन जनरल में बोलूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, कभी कभार गलती से आ जाए। देखो बुकिश लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हम बोलते हैं इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन ही तो लेते हैं ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग को मैं बोल सकता हूँ कि फिजिक्स है। अब यार आसपास जो भी चीज तुम देख रहे हो उसमें क्या देख रहे हो, चेंजेस को देखोगे ना। यानी लेट सपोज मैंने कोई लैपटॉप देखा, क्या विड्थ है, कोई कार देखी कितनी स्पीड से जा रही है, कोई एरोप्लेन देखा क्या एक्सेलरेशन है, लेट सपोज दो लोग लड़ रहे हैं कितना फोर्स लगा है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है जो आसपास देख रहे हो तुम। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को अंडरस्टैंड फिजिक्स में करते हैं। अब यार जो भी चीज जो अंडरस्टैंड करोगे, क्या उसमें ऑब्जर्वेशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूं ऑब्जर्व करने का मतलब है मेजर करना? है ना भाई, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि आप उसकी मेजरमेंट करोगे, उसको नापोगे कि भाई क्या है। अब लेट सपोज तुमने मेजरमेंट करी, जैसे तुम्हारे मन में ख्याल आया या मेरे मन में ख्याल आया कि यार ये पेन दिख तो रहा है, कितना लंबा होगा, लेट्स भाई देख लेते कितना है। तो एक काम करोगे भाई, इसको सर नापने बैठेंगे तो उसको बोलोगे कि इसकी जो लेंथ है वो 15 है। 15 क्या है, कुछ पता होना चाहिए ना है। तो बेसिक सा मतलब क्या है कि यूनिट्स क्या देती है, यूनिट्स आपको देती है एक स्पेसिफिक वैल्यू। किसी भी चीज की जो आप मेजरमेंट करते हो दैट इज अ मल्टीपल ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। तो जो स्पेसिफाइड वैल्यू होती है उसको आप बोलते हो कि सर ये क्या है, मेरी यूनिट है, ठीक है। तो किसी भी चीज की अगर मैं मेजरमेंट बोलूं तो मेजरमेंट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, न्यूमेरिकल वैल्यू कि यार इसका नंबर कितना है ना। और नंबर टू इज यूनिट। तो जब आप यूनिट यानी सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई करोगे 15 या 20 जो भी इसका होगा, तब आपको मिलेगा कि 15 सेंटीमीटर क्या है, आपकी मेजरमेंट है। और इस मेजरमेंट में दो चीजें हैं, नंबर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, द मल्टीपल फोल्ड्स कितने गुना है किस चीज से, एक वैल्यू जिसको हम यूनिट बोल रहे हैं। तो यूनिट बेसिकली क्या है, मैं सीधे शब्दों में बोलूं कि यूनिट किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी मतलब क्या, जो चीजें ऑब्जर्व करी जा सकती हैं। कौन सी करी जा सकती है अभी हम बात करें, ठीक है। तो यूनिट किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की क्वांटिफिकेशन है ना भाई। बात समझ आ रही है? जैसे आपने बोला कि इस पेन की जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है, इट इज अ यूनिट। क्या इसी चीज को तुम बोल सकते थे जैसे कि सर इसकी जो लेंथ है वो 0.15 मीटर्स है, तो क्या फिर से
मीटर क्या है, यूनिट है। और ये तो अलग बात होगी सर, यहाँ आपने बोला सेंटीमीटर यूनिट है, यहाँ आपने बोला मीटर यूनिट है, और ये दोनों है क्या, सेम ही मेजरमेंट है, इसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो गई। तो क्या एक बात समझ में आई कि सेम मेजरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज करी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज की मेजरमेंट। यहाँ तो बात क्लियर है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको नापूंगा तो सेंटीमीटर में नापूंगा। लेट्स सपोज यहाँ से लेके दिल्ली तक का डिस्टेंस नापने बैठ गया मैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सेंटीमीटर में नहीं नापने वाला, किलोमीटर में नापूंगा। अर्थ से सन का डिस्टेंस नापने लग गया, तो यार किलोमीटर में नहीं नापूंगा, हो सकता है मैं लाइट ईयर्स में नापूं, या दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस नापा, हो सकता है लाइट ईयर में नापूं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज की मेजरमेंट करते हो, उसकी रेलेवेंट यूनिट आप मेजरमेंट में यूज करते हो। क्या इससे बाकी सारी यूनिट्स गलत हो जाती है, नहीं। क्या मैं सारी यूनिट्स यूज कर सकता हूं, यस, लेकिन उससे आपको वैल्यू अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये 0.00015 किलोमीटर लेंथ का है, तो यार उतना सेंस नहीं बना ना बोलने का, इसलिए अप्रोप्रिएट यूनिट जो है वो यूज करते हो। अगर आप सिलेबस में आप देखोगे तो आपके सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरलुक कर दी गई हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको ऊपर लेकर जाऊं, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, और एसआई यूनिट डायमेंशन एंड एसआई यूनिट्स है। यहाँ कहीं भी आपको काइनेमेटिक्स दिखा क्या, नहीं दिखा तो नहीं। क्या कहीं भी आपको यहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के कुछ दिखा, नहीं। लेकिन यहाँ आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दिया गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बिना इन सब चीजों के कैसे पढ़ोगे, रिएक्टर के बिना कैसे पढ़ोगे। तो कुछ कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, सिलेबस में है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि चीजों को लिंक कर सकें। क्योंकि अगर आप इससे बिल्कुल सिलेबस से जाओगे तो आपको बातें समझ नहीं आई, कुछ चीजें रखनी पड़ेगी। और जैसा भी आपको सिलेबस पता है कि आपका पैटर्न पेपर का कैसा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते। तो यहां से मैं क्या बात पता चली कि एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल की तरह बात कर दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेरे पास एक पेन है, इसकी लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्या इसकी लेंथ मैं लिख सकता हूं 0.15 मीटर्स, या फिर 0.00015 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो हमें एक बात समझ में आई कि सर क्या चीज फिक्स रहती है, सर मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फिक्स रहता है। अब ये मेजरमेंट किसी भी चीज की होती है, लेंथ की, टाइम की, वो हम आगे बात करेंगे कि किस किस चीज की मेजरमेंट होती है, पर वो चीज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, तो क्या चीज वेरिएबल हो सकती है सर, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही ना, नंबर एंड यूनिट, ये वेरिएबल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक चीज की मेजरमेंट अगर मैंने एक यूनिट में करी थी, और उससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैंने उसे असाइन करी थी, इसका मतलब है कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं n2 टाइम्स u2, एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर। क्या आप किसी भी तरह के मेजरमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पहला नंबर यानी 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर्स। तो ये यूनिट कन्वर्जन जो होता है इसमें आपको यूजफुल होने वाला है। n1 u1 इज इक्वल्स 20 u2, क्योंकि मेजरमेंट तो चेंज हुई नहीं। बात समझ आ गई। अच्छा, चलो अब हम बात करते हैं कि सर जो आप चीज मेजर कर रहे थे, कौन कौन सी चीजें मेजर कर सकते हो। इससे आपके पास मेजरेबल क्वांटिटीज की बात करी जाती है। कैसी क्वांटिटीज, मेजरेबल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो मेजर करी जा सकती हैं। और ये कैसी होनी चाहिए सर, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं आपसे बोलूं, हम लोग बड़े हो गए थोड़े से, कि लेट सपोज आपकी अपने दोस्त से हो गई दुश्मनी, है ना भाई। अब जो मैं उससे कितनी ज्यादा दुश्मनी करता हूँ या उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, ये चीज मेजर नहीं कर सकता ना मैं, फिजिकली मेजरेबल नहीं है, तो इसको मेजर नहीं कर सकता, तो भाई ये क्या नहीं है, ये मेरी क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिकली मेजरेबल होती हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी आपके पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहली क्वांटिटीज जिसको हम बोलते हैं, इसके हम दो पार्ट्स में इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहली क्वांटिटीज हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या इसको हम कभी कभी बेसिक क्वांटिटीज बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोली हमने फंडामेंटल, या कभी कभी इसको बेसिक फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे आती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी अपनी खुद की यूनिक मेजरमेंट है। यूनिक मेजरमेंट कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मैंने इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर बोली है, तो मैं इसको 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 15 किलोमीटर, कुछ भी, लेकिन यूनिट ऑफ लेंथ में रहेगा ये। लेकिन अगर मैं क्या इसको 15 सेकंड बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। क्या मैं इसको 15 डिग्री बोल सकता हूँ,
नहीं बोल सकता। तो इसकी लेंथ क्या एक यूनिक मेजरमेंट है ना भाई? लेंथ क्या है? एक यूनिक मेजरमेंट है। ऐसे ही आपके पास टोटल 7 बेसिक या फंडामेंटल मेजरमेंट्स होती हैं जो हम यहाँ लिख रहे हैं। पहली है आपके पास लेंथ। किसी भी चीज की आप लेंथ देखोगे तो उसकी लंबाई चौड़, अच्छा इसमें लेंथ का मतलब सिर्फ लंबाई से नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी, ये सब क्या है? ये क्या है? लेंथ ही तो मेजर कर रहे हो ना यार। मतलब क्या है? आप दूरी ही तो नाप रहे हो। तो जो भी दूरी है, डिस्टेंस है, वो सब क्या आएगा? लेंथ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में आएगा। ठीक है। सेकंड चीज मेरे पास आता है टाइम, क्योंकि टाइम भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। नंबर थर्ड की आप बात करते हो मास। मास का मतलब केजी होता है, न्यूटन नहीं होता। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा मास कितना है 70 किलो, तो क्या ये मैं अपना मास बता रहा हूँ या वेट बता रहा हूँ? मैं अपना मास बता रहा हूँ। तो मेरा वेट कितना होगा? 70 मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी, तो वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 700 न्यूटन। वो होता है वेट, वो मास नहीं होता दोस्तों। थोड़ी सी फिजिक्स सुधार लो। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा वेट 70 किलो है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। आपका वेट कितना है? 700 न्यूटन, बिकॉज वेट इज फोर्स। वेट क्या है? आपका जो वेट है दैट इज बेसिकली द, जो जिस वैल्यू से अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो क्या है? वो फोर्स है जिससे वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। मास इज अ सेपरेट थिंग, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। बात क्लियर है? जबकि फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो दोनों सेम नहीं है। तो हमने पहले बोला लेंथ है एक अपने पास बेसिक है, टाइम है और मास है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है आपका टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। नंबर 5 पर, मतलब इसका यूनिट ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि नंबर 4 कौन सा है तो टेम्परेचर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सातों है, आप पास लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है करंट। नंबर 6 वी हैव मास ऑफ सब्सटेंस, या कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ सब्सटेंस। और नंबर 7 है आपके पास इल्यूमिनिसिटी। ठीक है भाई। ल्यूमिनिसिटी आपके पास क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोल देते हैं कभी कभी इसको, क्या बोल देते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये क्या है? ये सातों आपकी बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है। अब ये तो क्या हो गई? ये मेरी बेसिक क्वांटिटीज हो गई। ठीक है। अब इन बेसिक क्वांटिटीज की कुछ ना कुछ यूनिट भी तो होगी यार। मैं लेंथ अगर नापूं तो कैसे नापूं? ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। तो हमने बोला कि हर एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ एक वैल्यू असाइन करके, ठीक है, और वो वैल्यू उसका बेसिक वैल्यू क्या क्या है? यूनिट है ना? वो क्या है? इसकी यूनिट है। तो अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, तो इसके साथ जो आपने बेसिक यूनिट असाइन करी है, वो हमने असाइन करी है मीटर। टाइम के साथ हमने करी है सेकंड। मास के साथ हमने करी है किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के साथ आपने जो है करी है केल्विन, या इसको मैं किलोग्राम ही लिख देता हूं, अभी ज्यादा बेटर रहेगा, किलोग्राम। करंट के साथ आपने करी है एम्पियर। नंबर ऑफ सब्सटेंस को बोला जाता है मोल, आगे जाके इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप बोलते हो कैंडेला। तो ये 7 फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज के साथ मैंने, ये क्या है बच्चे? ये है मेरे पास क्वांटिटीज, बेसिक या फंडामेंटल। और इस बेस क्वांटिटी की ये चीज क्या है? दीज आर यूनिट्स। अब हर यूनिट का एक क्या होता है? सिंबल होता है। अब हर जगह लेट सपोज मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन में लिखना है, मैं हर जगह मीटर नहीं रिप्रेजेंट करूंगा ना यार। तो आप इसी यूनिट को एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो इस यूनिट का जो सिंबल होगा, लेट सपोज मीटर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मीटर का सिंबल होता है एम। सेकेंड्स का होता है स्मॉल एस। किलोग्राम का होता है स्मॉल के जी। कैलविन का होता है कैपिटल के। एम्पियर का होता है कैपिटल ए। मोल का होता है सिंपल एम ओ एल। और कैंडल का होता है स्मॉल सी डी।
ठीक है, तो ये आपके क्या है, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडल, इन सब के क्या है बच्चे, सिंबल हो चुके हैं। तो मेरे पास बेस क्वांटिटीज आ गई, मैंने उनके यूनिट्स की बात कर ली और मैंने उनके सिंबल्स की बात कर ली। बहुत जगह आप इनकी डेफिनेशंस की ओर बात करते हो, पर इन जनरल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो रटने वाली बात है, क्योंकि हर किसी की ना एक डेफिनेशन अलग तरह से डिफाइन करी गई है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं तो मास, अगर मैं बोलता हूं कि जो मीटर है वो 1 मीटर लेंथ कितनी होती है, तो आप बोलोगे कि सर किसी म्यूजियम में एक एक छड़ी रखी हुई है, उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर, मैं म्यूजियम के पास तो जा नहीं सकता। तो एक नई डेफिनेशन डेवलप करी गई कि जो लाइट चल रही है ना, अगर वो लाइट एक इंटरवल को 1/दिस सेकंड में जितना ट्रेवल करेगी वो 1 मीटर है। तो ये सब डेफिनेशन याद करने वाला कोई हमारे को काम करने की जरूरत नहीं है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई जरूरी नहीं है। हमने याद क्या समझना क्या है कि मेरे पास 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो कि है लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, नंबर ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सातों बेसिक क्वांटिटीज को मैंने 7 यूनिट में डिफाइन करा, जो इनकी मेजरमेंट को बताएंगी। वो हो जाएगा मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, केल्विन होना चाहिए ना यहाँ पे भाई, केल्विन, एम्पियर, मोल एंड कैंडेला। और इन सातों यूनिट के 7 सिंबल है मेरे पास, एम, एस, के, जी, कैपिटल के, कैपिटल ए, मोल एंड सी डी। बात यहां तक क्लियर है? तो ये है आपके 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। सही है कहानी? अब अच्छा, बेसिक क्वांटिटीज, एक बात समझ लो कि बेसिक क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज से अलग क्यों थी? क्योंकि इनके पास क्या होता है, दे ऑल पजेस व्हाट, इनकी जो मेजरमेंट है इज यूनिक। इनकी मेजरमेंट कैसी है, यूनिक है, किसी से मिलकर नहीं बने हैं, अपने आप में सफिशिएंट है, इसलिए इनको बेसिक या फंडामेंटल बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी का बेसिक सा मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक या एक से ज्यादा बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बनती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप चाहो तो डेफिनेशन वाइज लिख सकते हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी which is made up of two or more than two basic quantities are called derived quantities. ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, जो किससे मिलकर बनी है, बेसिक से मिलकर बनी है, उनको हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोला। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हमने बचपन में बहुत बार सुना होगा, लेट सपोज मेरे पास ना एक गाड़ी चलती देखी, तो गाड़ी की स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, क्या मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जैसे भी तुम्हारा मन करे, क्योंकि यार तुमने गाड़ी, साइकिल कुछ तो चलाया होगा, टम्पू में तो बैठे होगे कम से कम, तो उस टम्पू में तुमने देखे ऐसे मीटर लगा होता है ना भाई, वो मीटर क्या बताता है, तुम्हारी स्पीड बताता है। तो वो स्पीड के आगे यूनिट भी लिखी होती है कि 10, 20, 40, 50, क्या आगे लिखा होता है। इन जनरल जो गाड़ियों में होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक बात समझ में आई कि सर जो स्पीड है इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। स्पीड का जो डेफिनेशन हमको बचपन में पढ़ाया गया था वो क्या था, सर स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। सर डिस्टेंस क्या था, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, टाइम क्या था, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो क्या डिस्टेंस और टाइम को मिलाकर आपने स्पीड बनाया, तो स्पीड क्या है सर, दिस इज अ डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। तो सर अब स्पीड की यूनिट कैसे बनेगी, डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, इससे हमने स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई। अब क्या डिस्टेंस और टाइम की यूनिट यूज करके मैं स्पीड की यूनिट बनाता हूं? अगर मैं यूनिट बात करूं, डिस्टेंस की यूनिट क्या हमने यूज करी, डिस्टेंस की यूनिट हमने यूज कर ली मीटर। ठीक है भाई,
और टाइम की यूनिट हमने यूज कर ली सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये आपकी जो स्पीड जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये v की जो यूनिट हुई क्या हुई सर, ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को आप आगे जाके किलोमीटर पर आवर पे लिख सकते हो, चेंज करने के अलग अलग तरीके, यूनिट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बेसिक बात करूं तो इस तरह से क्या मैंने एक स्पीड की ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी निकाल ली है, बात समझ आ गई, और उसकी मैंने यूनिट भी निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह से जो भी फॉर्मूला आपको दिखे, इन सात के अलावा जो भी चीजें हैं वो सब क्या है बच्चे, की ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। लेट सपोज मैं बात करूं, मेरे पास क्या है सर, बात करते हैं, लेट सपोज अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम को अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड एज मास और उस मास की वेलोसिटी। ठीक है, तो सर यहां पर मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये दोनों मिलके एक ड्राइव्ड क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम बनाते हैं। ठीक है सर, तो अगर मैं अब यूनिट की बात करूं कि भाई जो मेरे पास मोमेंटम है उसकी यूनिट क्या होगी, तो सर एक बात पता चलती है कि मास की यूनिट क्या थी सर, मास की यूनिट थी किलोग्राम। वेलोसिटी की अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली क्या, मीटर पर सेकेंड। तो सर मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं, दो चार, आगे हम बहुत सारे करेंगे पर ठीक है। लेट्स सपोज अब बात करते हैं फोर्स की। अगर आपको फोर्स के बारे में कुछ पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बताए तो। फोर्स को जनरली लिखा जाता है एक बहुत फेमस इक्वेशन न्यूटन सर की, F इज इक्वल्स टू एम ए, जहां m है मास और a है एक्सेलरेशन। अच्छा, इससे पहले एक बार एक्सेलरेशन की और बात कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है ना। एक्सेलरेशन a क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी थी कि आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करते हो। एक्सेलरेशन है कि आपकी वेलोसिटी में क्या कोई चेंज है, कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो कितनी तेज बढ़ी, यानी कितने टाइम में आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो इसको बोलते थे आप चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू द चेंज, है ना भाई। तो चेंज इन वेलोसिटी लेट सपोज हम मान के चलते हैं कि फाइनल वेलोसिटी vf थी, इनिशियल वेलोसिटी vi थी, डिवाइडेड बाय टाइम t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसको जनरली लिख लेते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। हाँ, ये तो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अब यूनिट की बात आई। तो सर यूनिट की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी सर, वेलोसिटी की यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक बार फोर्स की बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। तो अगर मेरे को याद हो तो फोर्स दोबारा से क्या लिखा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो किलोग्राम का मल्टीप्लाई करा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या आई सर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज माय यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर ये थोड़ी ना होती है, हमने तो न्यूटन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कभी तो सुनी होगी। तो वो भी है और ये भी है। क्या इसी को, क्योंकि सर न्यूटन सर ने इतना महान काम करा, इतने सारे जनरल फोर्सेस की बात करी उन्होंने, तो एक यूनिट को उनको क्या कर दिया गया, न्योछावर कर दिया गया, उनके नाम पर रख दी गई एक यूनिट। तो यूनिट एक्चुअल में क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसको भी हम न्यूटन बोल देते हैं उनके सम्मान में, उनकी रिस्पेक्ट। बात क्लियर है यहाँ तक, बहुत शानदार। तो यहाँ सर मुझे दो बातें पता चली कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पता चल गई और ड्राइव्ड क्या थी वो पता चल गई। ऐसा बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज निकाल सकते हो, एंडलेस, इसका कोई एंड नहीं है, आप उतनी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे जाके जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो भी फॉर्मुलाज आप ड्राइव करोगे यूनिट्स के, वो इसी तरह से ड्राइव करने वाले हो, तो कोई इश्यू नहीं है। बाकी कुछ जो है लास्ट में मैं करा भी दूंगा बहुत सारे। ठीक है, इसके बाद सर दो चीजें और हैं जो कभी कभी बताई जाती हैं, कभी कभी नहीं बताई जाती हैं। आपने बोला सर कि हमारे पास क्या है, अपने पास एक है ड्राइव्ड क्वांटिटीज और एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसके अलावा एक क्वांटिटी और याद है, पता है क्या किसी को,
वो होती है सप्लीमेंट्री। जब तुम्हारी शीट भर जाती है, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो दूसरों को जलाने के लिए क्या लेते हैं? सप्लीमेंट्री। की जरूरत तो नहीं थी पर दे दो सर, वही यही है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है कि आपने दो क्वांटिटीज ऐसी और ऑब्जर्व करी जो बेसिक नहीं थी और किसी और चीज से ड्राइव्ड भी आप उसको बोल नहीं सकते थे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करें। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पहले होती क्या, पहले तो ये समझते हैं। अपने पास दो क्वांटिटीज हैं जो सप्लीमेंट्री होती है। सबसे पहला होता है आपके पास एंगल और दूसरा आपके पास होता है सॉलिड एंगल। क्या एंगल को, जिसे आप डिग्री में रिप्रेजेंट करते हो, है ना, किस में रिप्रेजेंट करते हैं भाई? डिग्री में। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी क्या है? सप्लीमेंट्री। मतलब इसकी मेजरमेंट तो यूनिक है ना। तो एंगल को जो आप डिग्री लिखते हो वो उसकी एक्चुअल यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी रेडियन। और इसको सिंबल जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं RAD। ठीक है, ये सिंबल RAD यूज कर रहा था रेडियन को रिप्रेजेंट करने में। सॉलिड एंगल की जो आपके पास यूनिट होती है वो होती है स्टर रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है SR रेडियन, ST रेडियन से। ठीक है, तो अपने पास दो और क्वांटिटीज हैं जो कैसी हैं? फंडामेंटल तो थी, पर फंडामेंटल होने के साथ साथ इनमें एक कमी थी। और वो कमी कैसे पता चलेगी? वो कमी हमें पता चलेगी जब हम पढ़ लेंगे डायमेंशंस को। अभी तक हमने डायमेंशंस की बात नहीं करी ना भाई। डायमेंशंस को एक बार समझते हैं। सर इतना हमें समझ में आ गया कि किसी चीज, फिजिक्स क्या थी? फिजिक्स थी मेजरमेंट। मेजरमेंट करते तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो नंबर और एक यूनिट। तो यूनिट क्या थी? यूनिट किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का एक मेजरमेंट थी। ठीक है भाई, जैसे लेंथ नाप रहे हो तो मीटर में नापोगे, टाइम नाप रहे हो तो सेकंड में नापोगे, मास नाप रहे हो तो किलोग्राम में नापोगे। तो वो क्या है? वो किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का मेजरमेंट। ठीक है सर। फिर हमने बोला कि सर ये तो हो गए बेसिक सात, इसके अलावा जो नापते हैं वो कैसी है? ड्राइव्ड है, जो बेसिक से मिलकर बनी है। फिर हमने बोला कि दो आपके पास एक्स्ट्रा है, जिसको हमने बोला कि वो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। यहां तक सारी कहानी मेरे हिसाब से सही चल रही है। अब एक चीज और हमने कॉइन करनी, जिसको हम बोलते हैं क्या? डायमेंशन। डायमेंशन बेसिकली है क्या? हर एक किसी सप्लीमेंट्री हो आपके पास, या फिर आपके पास ड्राइव्ड हो या फिर बेसिक हो, हर किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज एट द एंड ऑफ द डे मिलकर किससे बनी? बेसिक से। सप्लीमेंट्री या फिर ड्राइव्ड किससे बनी? बेसिक से मिलकर बनी। तो हमने बोला कि जो बेसिक क्वांटिटीज हैं सात, यार इसकी यूनिट तो चेंज होती रहती है। कभी आप मीटर बोलते हो, कभी किलोमीटर बोलते हो, कभी सेंटीमीटर बोलते हो। ये तो बहुत गड़बड़ मामला है, तो क्या करा जाए? तो हमने बोला एक काम करते हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक चीज फिक्स कर देते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होगी, जो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, और उसको हमने बोला ये क्या है? उसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन करती क्या है? डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्या ये उसकी यूनिट है? नहीं। पर क्या इसे आप उस यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो? मे बी। एक बार समझते हैं। जैसे हमने बोला सर हमारे पास सात बेसिक थी, क्या क्या था? सर हमने बोला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद हमने बात करा करंट, सब्सटेंस जिसको हम मोल बोल रहे थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखना चाहिए मुझे, और लास्ट में हमने बोला ल्यूमिनिसिटी। ठीक है, ये सात आपके पास चीजें। इन सातों की आपने क्या दी थी? एक यूनिट दी थी। यूनिट क्या थी सर? इसको बोला था किलोग्राम, इसको बोला था मास, इसको बोला था सेकंड, टेम्परेचर को कैपिटल के, करंट को कैपिटल ए, सब्सटेंस को आपने बोला था मोल, और ल्यूमिनिसिटी को कैपिटल। ठीक है, ये क्या है सर? ये इसकी क्या है? यूनिट है। इन क्वांटिटीज की क्या है? यूनिट है। इन्हीं यूनिट को आप रिप्रेजेंट करते हो किसमें? डायमेंशंस में। देखो फर्क क्या है कि यूनिट चेंज हो सकती है। सिंपल सा बेसिक फर्क ये है कि किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की जो यूनिट है दैट कैन बी चेंज्ड। आप सेम मेजरमेंट किलोग्राम में भी कर सकते हो, ग्राम में भी कर सकते हो,
और बहुत सारी चीजों में कर सकते हो, है ना। टन में भी करते हैं कुछ लोग, पाउंड में भी करते हैं कुछ लोग, है ना। तो ऐसे आपकी यूनिट डिफर कर सकती है, लेकिन क्या एक चीज हमेशा फिक्स रहेगी, क्या, उसकी डायमेंशन। तो इसलिए अब आप इसको चेंज करते हो किसमें, डायमेंशन में। ठीक है। तो जो लेंथ, ए भाई, लेंथ तो मीटर में होगी ना, ये क्या करा आपने, उल्टा लिख दिया। लेंथ इज इन मीटर, और मास इज इन किलोग्राम। अब ठीक है ना। तो जो आपने लेंथ मीटर में ली है, उसकी जो डायमेंशन आप लिखते हो वो लिखते हो कैपिटल एल से। और डायमेंशन जब भी लिखी जाती है तो ये बड़ा ब्रैकेट होता है इसके साथ लिखी जाती है, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। किलोग्राम जो आपके पास मास है, इसकी डायमेंशन लिखी जाती है कैपिटल एम। टाइम की डायमेंशन लिखी जाती है कैपिटल टी। टेम्परेचर की डायमेंशन लिखी जाती है कैपिटल के। कुछ कुछ जगह इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ये दोनों ही जो है वो लिखी जाती है। करंट की जो डायमेंशन है वो कैपिटल ए लिखी जाती है। मोल की जो डायमेंशन है वो आप लिखते हो एन, या एमओएल भी लिख देते हो। कई जगह एमओएल यूज करते हैं और कई जगह स्मॉल एन यूज करते हैं, दोनों चीजें जो है वो यूजफुल है। और जो ल्यूमिनिसिटी है उसको आप यूज करते हो कैंडेला से। तो ये 7 क्या है, ये 7 मेरी सर जो यूनिट्स थी, अब मैंने उनको किस में चेंज कर दिया है, नाउ आई हैव चेंज दीज थिंग इन डायमेंशन। और किसी भी क्वांटिटी की, चाहे वो बेसिक हो या ड्राइव्ड हो, डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होती। इन सब बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज, यूनिट यस इट कैन बी चेंज बट डायमेंशन कैन नॉट बी चेंज। ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या चीज है जो चेंज नहीं हो सकती है, सर वो उसकी डायमेंशन है, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होती है। कितनी बात समझ पाओगे मेरी, यस और नो में जवाब दो बच्चे। ठीक है। चलो, फील आनी चाहिए ना पढ़ने से, क्या सच में यस बोल दिया करो, घर वालों को लगेगा पागल हो गया क्या, स्क्रीन देख के यस बोल रहा है, पर बोल दिया करो। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सर ये तो डायमेंशन क्या होगी, बेसिक क्वांटिटीज की। तो क्या सर ड्राइव्ड क्वांटिटीज की भी डायमेंशन होगी, बिल्कुल होगी यार, क्यों नहीं होगी। अब बताते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन बता क्या रहा है, एक चीज तो ये बता रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी किससे बनी है, बेसिक क्वांटिटीज से बनी है। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में क्या बताएगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी में वो ये बताएगा कि आपकी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो बेसिक क्वांटिटी की किस पावर से मिलके बनी है। सोचो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बड़ी बात है। ठीक है, आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको बताया जाएगा भाई। सबसे छोटा एग्जांपल इससे लेके चलते हैं हम लोग, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड का जो आपने फॉर्मूला या जो फॉर्म है वो क्या है सर, इसको बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या है सर, इसका फॉर्मूला है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है बच्चे क्या होती है सर, हमने बोला था डिस्टेंस की यूनिट हम लोग मीटर में लेते हैं और टाइम की हम लोग सेकंड्स में लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर थी। तो मीटर और सेकंड, इसकी डायमेंशन क्या है सर, मीटर की डायमेंशन थी क्या, एल, लेंथ ना, एल। और टाइम की क्या थी, टी। तो या तो इसको लिख सकते हो एल डिवाइड बाई टी, पर ये लिखने का सही तरीका नहीं है। इसको इसको लिखने का सही तरीका क्या है, एल, ये टी क्योंकि नीचे था, तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी क्या पावर -1 हो जाएगी बच्चे। केस को इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, टी नीचे था ना तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है, L1 टी पावर -1। दिस इज व्हाट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। सही कहानी। अच्छा, अगर स्पीड पता चल गया तो एक बार एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन को आपने क्या बोला था सर, एक्सेलरेशन आपने बोला था चेंज इन स्पीड इन टाइम टी, यही था ना। तो हमने बोला चेंज इन स्पीड इन टाइम टी। तो चेंज इन स्पीड का मतलब क्या है, यूनिट तो क्या रही, स्पीड रही, तो हमने बोला सर मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। इसको आपने बोला सर, इसको बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। अच्छा, तो दोबारा से इसको अगर मैं डायमेंशन में चेंज करूं तो क्या होगा सर, मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, लेंथ है ना भाई, तो डायमेंशन एल। और टाइम क्या, टी। और इसका क्या है, स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, कैसी चीज को लिखा जाएगा, एल टी -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे छोटे छोटे से। लेट सपोज मैं बात करूं क्या, फोर्स की बात करते हैं। ठीक है। तो फोर्स को आपने लिखा था क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको आपने आगे जाके लिखा किलोग्राम, और एक्सेलरेशन को क्या लिखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी अगर मैं डायमेंशन पूछूं आपसे तो क्या, किलोग्राम का मतलब क्या, कैपिटल एम क्या,
मास का मतलब लेंथ और टाइम का मतलब टी और उसका है भाई स्क्वायर। तो क्या इसका मतलब हो जाएगा सर, इसको लिख सकता हूं मैं एम एल टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, केजी का क्या था, केजी क्या है सर, मास है, तो एम इसकी डायमेंशन थी। अच्छा, मिक्स मत करना, लेंथ की यूनिट मीटर होती है और उसका सिंबल स्मॉल एम होता है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है और इसकी डायमेंशन कैपिटल होती है। ठीक है, फर्क है। तो आपने लिखा कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेट्स सपोज छोटा सा, क्या दिक्कत आ रही है। लेट्स सपोज बात करते हैं एनर्जी, है ना भाई, एनर्जी की बात करते हैं। तो सर एनर्जी को हम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज एनर्जी का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ बातें या कुछ फॉर्मूले आपको पता ही नहीं है और नए नए फॉर्मूले एकदम से देखने को मिल रहे हैं, तो घबराना, आगे जाके सारे फॉर्मूले में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, सब कुछ बेसिक से होगा। लेकिन क्योंकि हमें अभी शब्दावली वोकैबुलरी जो है वो कंप्लीट करनी है, किसकी, फिजिक्स की, तो कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ लिख के चलेंगे। अगर आपको कुछ फॉर्मूला नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे जाके सारे फॉर्मूले आप पढ़ोगे। ठीक है, तो सर 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें अगर आप देखो तो मास क्या था सर, मास की जो यूनिट होती किलोग्राम और वेलोसिटी की थी मीटर पर सेकंड, पर इसका क्या है, स्क्वायर है सर, तो क्या हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं अब इसकी डायमेंशन पूछूं तो क्या हो जाएगी सर, केजी का जो क्या है सर, मास है यानी कैपिटल एम, मीटर मतलब लेंथ यानी एल स्क्वायर, और टाइम मतलब टी, तो टी स्क्वायर। तो क्या मैं इस पूरे को लिख सकता हूं सर, इसकी जो यूनिट होगी होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दिस इज गोइंग टू बी द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यहां तक बात समझ आई, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, नया 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 पढ़ते हो एकदम से, तो डायमेंशन थोड़ा जहन में उतारने में हल्का फुल्का टाइम लग सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बस ये समझना है कि डायमेंशन क्या है, कि किसी भी जो आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, अभी तक हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब सिंबल की जगह क्योंकि सिंबल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट चेंज हो जाएंगी, तो एक ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करा जो चेंज नहीं हो सकता, उसको हमने डायमेंशन बोल दिया। मास को आप किसी भी यूनिट में लिखो, उसकी डायमेंशन हमेशा एल ही रहने वाली है। यहाँ तक कहानी सही थी। सर आपने बोला था सर, ये बात आपने डायमेंशन की शुरू करी थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज से, तो बात वहीं पे घुमा के लेके आते हैं वापस। हमने बोला कि क्या होना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिक मेजरमेंट होनी चाहिए और फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होनी चाहिए टू मेक ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यहां तक बात सही है। हाँ, अब अगर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की आप बात करो, क्या थी, एंगल और सॉलिड एंगल। सर अगर थोड़ा सा आपको बचपन में याद आ रहा हो, हल्का फुल्का कभी आपने पढ़ा हो, तो लेट सपोज एक आर्क किसी सेंटर पर जो एंगल बनाती थी थीटा, जो डिस्टेंस होता था उसका सेंटर से आर, और जो लेंथ ट्रेवल होती थी एस, इसके बीच में एक छोटा सा रिलेशन पढ़ाया गया था हमें, दैट आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर टाइम्स थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू द एंगल। तो यहाँ से एंगल की डेफिनेशन यहाँ से आती थी कि सर ये हो जाएगा एस अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एस आर्क लेंथ है और आर क्या है, रेडियस या डिस्टेंस ऑफ आर्क फ्रॉम द सेंटर। सही है। अब एक बात सोचो, ये क्या है भाई सर, ये लेंथ है, और ये क्या है सर, ये भी लेंथ है। तो अगर मैं डायमेंशनली चेक करूं तो ये क्या है सर, लेंथ है, और ये भी क्या है, लेंथ है। तो क्या इसका मतलब है कि इसकी एंगल की जो डायमेंशन आई, क्या वो आई M0 L0 T0, आगे आप सातों जीरो लिख सकते हो, पर इन जनरली आप इन तीनों पे फोकस करते हो। तो इसी ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। और ये एक नहीं है, अपने पास बहुत सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आपको आगे जाके मिल जाएंगी। ठीक है, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां से फर्क आया कि अपने पास जो भी बेसिक क्वांटिटीज थी, क्या उन सबके पास डायमेंशन है, हाँ सर सबके पास डायमेंशन है। लेकिन ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है, ये यूनिक मेजरमेंट तो है, लेकिन इसके पास अपनी खुद की कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए इसको बेसिक क्वांटिटीज में नहीं रखा। एक सेट को छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नॉट पार्ट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हम बोल सकते हैं बिकॉज दे आर डायमेंशनलेस। सिंपल सी बात है। अगर मैं यही सॉलिड एंगल की बात करूं, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा बेसिकली होता है आर स्क्वायर थीटा। ओमेगा बेसिकली होता है क्या, लेट सपोज मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरे पास सरफेस है, इस सरफेस का एक सरफेस एरिया ए होगा, ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, लेट सपोज ए होगा।
है ना भाई, एक सेकंड रुको। तो ये सरफेस एरिया सेंटर किसी डिस्टेंस पर क्या बनाएगा, जो एंगल बनाएगा, और ये एंगल ऑब्वियसली कैसा होगा, एक सॉलिड एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसकी वैल्यू जो आप लिखते हो वो होती है, यहां से हम लिख सकते हैं दैट एरिया इज इक्वल्स टू योर डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू फिर से आएगी एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से दोबारा से वैल्यू कैसी हो जाएगी, डायमेंशनलेस। इसलिए एंगल और सॉलिड एंगल दोनों इनके यूनिक मेजरमेंट है, यस। इनके पास इनकी खुद की यूनिट है, यस, क्योंकि ऊपर वाले की रेडियन थी, नीचे वाले की क्या थी, स्टार रेडियन थी। तो सर यूनिट तो है, पर क्या इनके पास डायमेंशन है, नो, बिकॉज उनके पास डायमेंशन नहीं, इसलिए ये क्या है, ये आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, ना तो आपकी बेसिक है और ना ही ड्राइव्ड है। बात समझ आ गई है। चलो, तो इस तरह से हमने बात क्लियर करी कि अपने पास तीन क्वांटिटीज आई, बेसिक, सप्लीमेंट्री और ड्राइव्ड, क्या होती है हमने रिप्रेजेंट कर लिया, और हमने इन सबकी डायमेंशन के बारे में भी सीख लिया है कि बेसिक की डायमेंशन क्या है, और कुछ ड्राइव्ड के भी हमने डायमेंशन की जो है वो बात कर ली। अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में, कुछ बात करते हैं। यूनिट्स का बेसिक सा मतलब क्या कि आप किसी चीज को कैसे मेजर करते हो, वो हमने बोला था स्टार्टिंग में, सर वो यूनिट होती है ना। अगर आपको एक चीज अपने से याद हो कि हर चीज को परसीव करने का या मेजरमेंट करने का हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। अगर आपको याद हो या आपको आपने कभी ऐसा सुना हो, तो यूएसए में एक यूनिट, वो कभी भी जिस आपने कभी ऐसे बॉडी बिल्डिंग की कभी कुछ देखी हो वीडियोस वगैरह, या आपने कभी बाहर की डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो यूएसए वगैरह की, तो वो लोग वेट को या मास को कभी भी किलोग्राम में नहीं लिखते, वो पाउंड्स में लिखते हैं। अगर आप आपने कभी ध्यान दिया हो तो, कि मैंने 200 पाउंड उठाया है, 200 पाउंड, वो किलोग्राम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाउंड, है ना। और अगर आपने देखा हो तो कभी भी ये नहीं कहते कि आज मैं कि इसकी जो हाइट है टावर की 10 मीटर है, वो यूज करते हैं फुट। इसकी जो हाइट है वो 30 या 33 फुट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ यार, लेंथ तो सेम रख रहे हो ना, मेजरमेंट तो अभी भी सेम है, पर लोगों का उस मेजरमेंट को किसी और क्वांटिटी से असाइन कर देना है। तो आपने यहाँ क्या चेंज करा है, आपने यूनिट चेंज करा। तो क्योंकि अब हर आदमी अपने हिसाब से यूनिट चेंज कर सकता है। लेट सपोज इंडिया में अलग यूनिट चल रही है, यूएसए में अलग यूनिट चल रही है, चाइना में अलग यूनिट चल रही है, मान लो यूक्रेन में अलग यूनिट चल रही है ना। ऐसे अलग अलग यूनिट चल रही है। अब इंडिया का कोई प्लेन गया और यूएसए में जाके खराब हो गया, या मान लो यूएसए का कोई प्लेन आया और इंडिया के खराब हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि जी मुझे पाना चाहिए, रेंज चाहिए इस प्लेन को सही करने के लिए 0.15 फुट की। अब भाई हमारे यहाँ तो बनती नहीं फुट के हिसाब से, हमारे यहाँ तो कैसे बनती है, या तो मीटर के हिसाब से या सेंटीमीटर के हिसाब से। अब उसे कहाँ से सही करके दे। अब वो फुट पे अटका हुआ, नहीं मुझे तो 0.15 फुट की रेंज चाहिए, इतने फुट का मुझे बोल्ट चाहिए, तो भाई कहाँ से ला के देंगे। तो इन जनरल ट्रेड को इजी करने के लिए, क्योंकि तुम अपने घर में बैठे तो कुछ भी बोलते हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब बाहर जाओगे तो कुछ तो तमीज की बात बोलोगे ना, ऐसी बात बोलोगे जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, यही बोलोगे ना भाई। तो हमने क्या करा कि आपके पास एक क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोला मैंने, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। जो भी अब ये जो वैल्यूज हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और जो भी चीजें इंपोर्ट या डिपोर्ट करी जाती है उनकी जो क्वांटिटीज होंगी, जो क्वांटिफिकेशन होगा, वो इस ही यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट जो हम यूज करते हैं, वो एसआई यूनिट यूज करते हैं कि एसआई यूनिट में अगर आप बात कर रहे हो मास की, तो एसआई यूनिट में उसको लिखा जाएगा किलोग्राम में। अगर आप बात कर रहे हो लेंथ की, तो उसको लिखा जाएगा मीटर में। अगर आप बात कर रहे हो टाइम की, तो इसको लिखा जाएगा सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये होती है आपकी एसआई यूनिट्स। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी होती हैं, जैसे आप अगर यूएसए में बात करो तो वो यूज करते हैं एफपीएस यूनिट। अच्छा एक बात और है, एसआई यूनिट को एक और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एमकेएस। इसका एक और नाम है एमकेएस यूनिट, एमकेएस सिस्टम बोल सकते हैं, एस के एमकेएस यूनिट सिस्टम। एम मतलब मास, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड,
तो ये हमारा है एमकेएस यूनिट सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं। इन जनरल एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं एफपीएस यूनिट सिस्टम। ये क्या होता है भाई? इसमें अगर आपके पास कोई लेंथ है तो आप उसको लिखोगे फुट में, अगर आपके पास कोई मास है तो आप उसको लिखोगे पाउंड्स में, और आपके पास टाइम है तो टाइम को लिखोगे सेकंड्स में। दिस इज कॉल्ड एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड यूनिट सिस्टम। और वैसे होता है एमकेएस, मास किलोग्राम, मतलब मास मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो जो एमकेएस सिस्टम है उसी का नाम है एसआई यूनिट सिस्टम। ये दोनों सेम ही बातें हैं, कुछ अलग बातें नहीं है। बात क्लियर होगी इतनी सी? तो सर हमने जान लिया क्या कि यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती है, हमने जान लिया कि एसआई सिस्टम क्या है। ठीक है, अब दो तरह की चीजें आपको यूज होंगी। अब देखो यार, ऑब्वियसली बात है कि आपको डायमेंशंस क्यों पढ़े जा रही है, कुछ यूज तो होना चाहिए ना डायमेंशन का, डायमेंशन का कुछ यूज तो होना चाहिए। तो डायमेंशंस को आप तीन तरह के यूज है डायमेंशन के। ठीक है, तो बेसिकली हम बोलते हैं कि डायमेंशन के जो है वो आपके पास तीन तरह के यूज है। ठीक है, तो यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करके एक हेडिंग डाल सकते हैं हम। ठीक है, यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। छोटे छोटे से चीज है, एक बार समझ के चलेंगे, ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि मेरे पास ना एक क्वांटिटी है जिसकी लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, क्या मैं इसको 2 सेकंड से जोड़ सकता हूँ? खाया ना में जवाब दो, जोड़ सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे जोड़ दोगे, 5 मीटर और 2 सेकंड का कोई लेना देना तो है नहीं आपस में, तो आपने कैसे जोड़ दोगे? मैं भी यही कह रहा हूँ, नहीं जोड़ सकते ना, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। अच्छा जोड़ दे सकते तो घटा सकते हैं क्या 5 मीटर और 2 सेकंड को आपस में? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्या होता है भाई? सर ये होता है कि अगर आपके पास कोई चीज 5 मीटर में है तो उसके साथ जो चीज आप जोड़ सकते हो वो भी किस में होनी चाहिए, मीटर में ही होनी चाहिए, तभी तो जुड़ेगी ना भाई। बात समझ पा रहे हो? तभी तो बोलोगे कि 7 मीटर है, इसको आप 7 मीटर लिख सकते हो या इसको 3 मीटर लिख सकते हो क्या? नहीं। क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। या कर सकते हो? है भाई, कर दोगे क्या तुम लोग ऐसा? सोच के बताओ, नहीं कर सकते ना। तो जो चीजें सेम यूनिट की होती है उनको ही आपस में ऐड करा जा सकता है। यानी अब इस चीज का मतलब समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है, और a जो है वो वेलोसिटी है, क्या है भाई, वेलोसिटी, और फिर मैं आपसे पूछूं b की डायमेंशन बता दो, तो बता सकते हो क्या? सर पक्की सी बात है, दो चीजें तभी जुड़ रही होंगी जब वो आपस में क्या होंगी, डायमेंशनली यूनिटली इक्वल होंगी, तभी जुड़ सकते हैं वरना नहीं जुड़ सकती। यानी जो ए की डायमेंशन है वही क्या है, बी की डायमेंशन। ए की डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी मतलब क्या, मीटर पर सेकंड, यानी डायमेंशन लिख सकता हूं एल टी माइनस 1। तो क्या यही होगी डायमेंशन ऑफ बी? आंसर, अगर छोटा मोटा क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, बात समझो। क्लियर है यार, कोई इजी तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देखो, मजे वाली बात है, समझ के चलो। अच्छा एक्स इज इक्वल्स टू अगर ए लिखा है तो इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है कि जो ए की डायमेंशन है वही एक्स की डायमेंशन है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए। इक्वल साइन लगा हुआ तो सब बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायमेंशन भी और यूनिट भी सब कुछ बराबर होना चाहिए, अगर इक्वल साइन लगाए तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, सही है सर, सही है सर। एक बात बताओ, कुछ चीजें हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, जैसे नंबर्स। नंबर्स की कोई डायमेंशन होती है क्या? अगर मैंने लिख दिया 2, ये क्या है, ये सिर्फ नंबर है, ये मेजरमेंट नहीं है। बात समझ पा रहे हो मेरी? अगर मैंने लिखा कि 2, तो क्या है सर, ये एक नंबर है, तो ये क्या है सर, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक वैल्यू है साइन थीटा, तो क्या साइन थीटा क्या देता है? सर मेरे को तो अगर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री याद आ रही है बचपन से, अगर किसी को याद नहीं आ रही तो मैं बताता हूँ। साइन थीटा क्या देता है? साइन थीटा आपको वैल्यू देता है, क्या देता है, वैल्यू। वो कोई भी डैम यूनिट या कोई मेजरमेंट नहीं देता, क्या देता है वो, वैल्यू देता है। याद आ रहा है? अगर आपको ध्यान हो तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी साइन थीटा होता, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिखते थे ना।
परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये भी कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस। अब एक बात सोचो, अगर साइन थीटा डायमेंशनलेस है तो ये थीटा क्या होता था सर, ये तो एंगल होता था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो क्या ये भी डायमेंशनलेस है? तो सर थीटा भी डायमेंशनलेस है और साइन थीटा एज अ होल भी डायमेंशनलेस है। क्या बात समझ आ गई कि थीटा तो डायमेंशनलेस है ही है, जो साइन ऑफ दैट चीज होगी वो भी क्या होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। सिमिलरली अगर मैं लिखूं ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल एक नंबर होता है 2.7 समथिंग समथिंग। तो क्या इस ये किसी नंबर की कोई पावर, पावर क्या होगी, एक नंबर होगी। तो क्या ये x भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और e रेज टू पावर x ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बात समझ पा रहे हो कि x तो e की जो भी पावर होगी वो तो डायमेंशनलेस होगी ही होगी, और e रेज टू पावर जो पूरा टर्म होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। सिमिलरली आप यही चीज लिख सकते हो लॉग के लिए, नेचुरल लॉग हो या आपके पास लॉग बेस 10 हो, अगर आपके पास लिखा a प्लस बी, तो एक बात समझ आ रही है सर, क्योंकि लॉग क्या देता है, नंबर देता है। इसका मतलब क्या कि सर a प्लस बी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस। इसका मतलब सर a प्लस बी अगर डायमेंशनलेस है और a और b की अगर कोई डायमेंशन होती और वो आपस में जुड़ के कोई ना कोई डायमेंशन तो देती, इसका बेसिक सा मतलब है कि a भी डायमेंशनलेस है, b भी डायमेंशनलेस है, और a प्लस बी ये तीनों ही क्या है, डायमेंशनलेस। इस चीज को समझो एक बार, क्या बोला, ए और बी अगर इनके पास कोई डायमेंशन होती, सोचो, तो क्या वो दूसरी डायमेंशन में तभी ऐड होते जब उन दोनों की डायमेंशन सेम होती। तो डायमेंशन सेम होना कंपलसरी है, हमें इतना पता है कि दो चीजें ऐड ही तब हो रही होंगी जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। सही है सर, क्लियर बात है। अब अगर इनकी डायमेंशन सेम थी तो क्या इन्हें मिलकर वही डायमेंशन मेंटेन रखनी चाहिए थी। हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला, क्योंकि लॉग एक नंबर प्रोवाइड करता है, तो लॉग के साथ जो भी है वो क्या है, डायमेंशनलेस। इसका मतलब ए इंडिविजुअली भी डायमेंशनलेस है, बी इंडिविजुअली भी डायमेंशनलेस है, और ए प्लस बी भी डायमेंशनलेस है। और तो और ये जो पूरी वैल्यू होगी ये भी क्या होगी, डायमेंशनलेस। तो आपको बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस दी जा सकती हैं जिसमें वो बोलेंगे कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस कुछ तो, और फिर बोलेंगे कि बताओ इसमें से कौन सी डायमेंशनलेस है, किसकी डायमेंशन क्या है। ये सारी बातें आपसे करी जा सकती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, बाकी क्वेश्चन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देखो, लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ सी एक्स प्लस बी टी, ये है मेरे पास y की वैल्यू। y क्या है सर, y लेंथ है किसी भी चीज की, या डिस्प्लेसमेंट है, जो भी आप इसको समझना चाहो। ये क्या है, लेंथ लिख देते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, जो भी आपका मन करे। डिवाइड मत कर देना, बस इसको लेंथ लिख देते हैं, बात खत्म करते हैं। अच्छा y अगर लेंथ है, इसका मतलब है कि y के इक्वल जो है वो सब क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए भाई। अब आपको बताना है, देखो y भी लेंथ है, x भी लेंथ ही है या डिस्प्लेसमेंट ही है, और t आपका टाइम है। अगर ऐसा हो रहा है, फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ए की डायमेंशन क्या है, बी की डायमेंशन क्या है, एंड सी की डायमेंशन क्या है, ये आपसे पूछा है। 5-10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करो, अगर आप कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। ध्यान रखो कि जो चीजें ऐड हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और कोई चीज अगर दूसरी चीज से इक्वेट हो रही है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब सोचो एक बार, मतलब क्या है कि जो y इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ, तो क्या ए एक्स स्क्वायर इस पूरे की डायमेंशन लेंथ होनी चाहिए, और साइन सी एक्स प्लस बी टी, इसको साथ में x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी भी डायमेंशन लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि साइन तो यार डायमेंशनलेस होगा ना, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी ए एक्स स्क्वायर से जुड़ कैसे रही है, पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, डी डाल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमको वैसा बनाना है ना जो सॉल्व हो सके। डी डाला तो आपसे ए बी सी और डी तीनों की जो है वो डायमेंशन पूछे, सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा सोचो सर, एक एक करके बात करते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर वाई के इक्वेट करा गया है इंडिविजुअली, डायमेंशनली बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि सर जो y की डायमेंशन होनी चाहिए
दैट शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ ax स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक? ऐसा होना चाहिए। y की डायमेंशन क्या सर? ये तो लेंथ है, इसका मतलब l से रिप्रेजेंट कर दूं क्या? बिल्कुल कर दीजिए सर। तो a की डायमेंशन तो मुझे पता नहीं, पर x क्या था सर? लेंथ था, और लेंथ का भी क्या है? स्क्वायर है। तो क्या इसको इस तरह से लिख देना चाहिए? अगर मैं यहाँ से a की डायमेंशन की बात करूँ तो सर a की डायमेंशन क्या हो जाएगी? l डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। तो इसका मतलब a की जो डायमेंशन है वो क्या बची सर? a की डायमेंशन बची, या तो लिखो 1/l, और ऐसे लिखते नहीं, हमें पता है, तो लिखना चाहिए l माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। क्या बात समझ आई? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। अब एक बात सोचो, अगर ऐसा हो गया तो a की डायमेंशन तो मिल गई। यहां अगर मैं देखूं सर, आपको तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि साइन के अंदर जो भी है वो सब क्या है? डायमेंशनलेस। इसका मतलब ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस और ये क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस। तो अगर डायमेंशनलेस, इसका मतलब b और t ये क्या होना चाहिए सर? डायमेंशनली जीरो। इसको लिख सकते हैं m0 l0 t0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशनलेस जीरो क्वांटिटीज को, है ना भाई? तो हम लिखेंगे सर इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, क्योंकि डायमेंशन लेस है ना यार। तो अच्छी बात है। तो बी टी क्या था सर? टाइम। तो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करा, इज इक्वल्स टू m0 l0 t0। सही है कहानी? इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो क्या आ जाएगा सर? बी की जो डायमेंशन होगी वो बेसिकली होगी m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई टी। तो इसका बेसिक सा मतलब क्या है? m0 l0 t0 क्या है? ये सर किसी भी चीज की पावर जीरो, इसका मतलब 1। तो b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? t पावर नीचे है 1, ऊपर जाके -1। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चे? -1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं cx की, है ना भाई, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो मुझे पता था सर cx की जो डायमेंशन होगी वो भी क्या होनी चाहिए? डायमेंशनली जीरो होना चाहिए ना सर? m0 l0 t0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। x क्या था? लेंथ। तो cl इज इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो यहाँ से c की डायमेंशन क्या बची? तो c की डायमेंशन बची 1/l, या कह सकता हूँ l माइनस 1। बात क्लियर? एक बार देख ले सर d के साथ क्या हुआ सर, क्योंकि ये पूरी चीज d साइन सी एक्स प्लस बी टी, ये पूरा जो मल्टीप्लीकेशन है ये y के डायमेंशन में इक्वल होना चाहिए, और मुझे पता है कि साइन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ d है वो क्या होना चाहिए? y के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, यानी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? लेंथ। तो इस तरह से आपने जो चारों डायमेंशन है वो बता दिया। ठीक है, बात क्लियर हुई बच्चे? ठीक है, चलो। तो यहां हमने क्या करा? हमने डायमेंशन यूज करके जो अननोन क्वांटिटीज थी उनकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें ध्यान का रखना है कि या तो कोई नंबर है वो डायमेंशनलेस है, साइन कॉस टेन सब डायमेंशनलेस है, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, जो भी मिले ई रेस टू पावर, उसकी पावर भी डायमेंशनलेस है और वो एक्सपोनेंशियल भी डायमेंशनलेस है। सेम गोज विद लॉग, कि लॉग भी डायमेंशनलेस और उसके अंदर जो क्वांटिटीज है वो भी डायमेंशनलेस है। इस तरह से इन सब बातों को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो यहाँ तक हमने बात करी किस चीज की, कि हमने एक चीज समझ ली कि कौन कौन सी चीजें डायमेंशनलेस होती है और किस तरह से इसको छोटे छोटे एक दो लाइन के क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, उनको ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। जैसे मैंने तो इसमें 4-5 चीजें पूछ ली, तो एक छोटा क्वेश्चन देके आपसे एक चीज पूछ लेंगे, एक नंबर में क्या ही दिक्कत हो रही है ना भाई? तो पहली चीज तो ये होगी कि आप डायमेंशन एनालिसिस यूज करके ये चीजें बता सकते हो कि कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो जो पहला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है वो ये है, वी कैन प्रिडिक्ट if a formula is correct और नॉट। सही है या गलत है वो फॉर्मूला, इसको आप रिप्रेजेंट या प्रिडिक्ट कर सकते हो डायमेंशन एनालिसिस यूज करके। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि डायमेंशनली इक्वल साइन के इस तरफ की चीज डायमेंशनली इक्वल साइन के उस तरफ की चीज के बराबर होनी चाहिए, और जो भी चीजें ऐड हो रही है उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है भाई? तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फॉर्मूला, और what else can we do? We can predict formula for a physical quantity। आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। देख, सही है या गलत ये भी बता सकते हो, पर इसमें थोड़ा सा कैच है। क्या कैच है इस चीज का?
क्योंकि अभी मैंने बताया कि कुछ चीजों की क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है। तो अगर मैं लिखूं कि y इज इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी, और मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, क्या ये दोनों फॉर्मूले डायमेंशनली, ये लिख दो इसको, y इज इक्वल्स टू 1/2 साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई। तो क्या ये दोनों फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है? सब बिल्कुल करेक्ट है। टू की वैल्यू जो होगी मीटर पर सेकंड में होगी, साइन जो होगा वो डायमेंशन, तो y जो होगा वो 2, यानी 2 जो होगी वो लेंथ होगी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इसको और इजी करने के लिए मैं इसको वेरिएबल में लिख लेता हूँ, a और 1/, अब ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है? हाँ सर, डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि साइन ओमेगा टी क्या कह रहा है, तो साइन ओमेगा टी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसको तो कुछ कह ही नहीं रहा, तो गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना यार। या इसको करता हूँ a इसका स्क्वायर। अब भी क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? हाँ सर, अब भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो यार एक बात बताओ, अगर कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉर श्योर ये फॉर्मूला सही होगा? नहीं, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला में भी करेक्ट, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला इज मे बी करेक्ट। हमको श्योरिटी नहीं है भाई साहब, हम नहीं बता सकते फुल श्योरिटी से कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, मे बी करेक्ट। लेकिन एक बात सोचो, अगर मैं लिखूं कि y इज इक्वल्स टू a प्लस साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू a प्लस साइन ओमेगा टी, अब जरा सोचो, क्या साइन ओमेगा टी डायमेंशनली डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? हाँ। तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी a के साथ जिसकी एक डायमेंशन इसके बराबर कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर इक्वल होती तभी तो जुड़ती ना, यानी इसका मतलब ये डायमेंशनली रॉन्ग है। और डायमेंशनली अगर कोई चीज रॉन्ग है तो रॉन्ग होना कन्फर्म है। तो इफ ए फॉर्मूला इज dimensionally wrong, then it is wrong for sure। अगर डायमेंशनली कोई फॉर्मूला गलत है तो वो फॉर्मूला गलत है, लेकिन अगर डायमेंशनली कोई फॉर्मूला सही है तो शायद सही है, मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। बात समझ आ रही है इतनी सी, कि गलत है तो फॉर श्योर गलत है, लेकिन अगर सही है तो शायद सही है भाई, मेरी कोई श्योरिटी नहीं। तो एक तो आपका डायमेंशन जो है इस जगह यूजफुल होता है। तो एक तो ये यूज हो गया ना कि भाई फॉर्मूला बता सकते हैं नहीं बता सकते, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर मैं सेकंड यूज की बात करूं डायमेंशन एनालिसिस के, तो सेकंड यूज होता है, वो यूज होता है यूनिट कन्वर्जन में। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे हम। यूनिट कन्वर्जन का बेसिक सा मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 मीटर यानी 1 यूनिट है, क्योंकि मेजरमेंट तो चेंज नहीं होने वाली, तो जो फॉर्मूला था कि नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यूनिट 1 इज ऑलवेज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और यूनिट 2, ये आप हमेशा लिख सकते हो यूनिट कन्वर्जन के केस में। दैट इज ऑल्सो अ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं इसका, आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। शायद ये आपको एकदम से समझ ना आए, पर समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं मेरे पास क्या है, एक न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको जब क्वांटिटीज पढ़ाई थी, सिस्टम्स की जब हमने बात करी थी, तो एक सिस्टम पढ़ना हमारा रह गया था जिसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। एक हो गया था एमकेएस, एक होता है एफपीएस, एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम की एक बार बात कर लेते हैं। तो यहां हम हेडिंग डाल देते हैं सीजीएस सिस्टम। यूनिट सिस्टम में ऑब्वियसली सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में लिखते हो, मास को ग्राम में लिखते हो, और टाइम को सेकंड्स में लिखते हो, तो इस सिस्टम को बोला जाता है सीजीएस यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हमने 3 सिस्टम्स की बात करी। एक आ गया आपके पास आपका एफपीएस यूनिट सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। सेकंड आपके पास हो गया आपका एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम की बात कर दी हमने।
और थर्ड जो आप बोल रहे हो वो हम बोल रहे हैं कि दिस इज अवर सीजीएस सिस्टम। ठीक है, इसकी और बात कर ली हमने। तो ये तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, केजी मीटर सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम और फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था उस पर, ठीक है, कि यूनिट कन्वर्जन कैसे यूज होती है डायमेंशन। हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक न्यूटन ना, एक कोई क्वांटिटी है 1 न्यूटन। ये किसमें है भाई? ये एसआई या कह सकते हैं एमकेएस सिस्टम में है। इसको आपको चेंज करना है सीजीएस सिस्टम में। तो वो कितनी हो जाएगी आपको बताना है। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है फोर्स की वो होती है डाइन। जो आपके घर आ जाती है वो नहीं, जो आप अपने कुछ रिश्तेदारों को बोलते हो वो नहीं, या कुछ दोस्तों को बोलते हो वो नहीं, DYNE। ठीक है, डाइन। ठीक है, यहाँ न्यूटन थी ना, तो यहाँ क्या होती है बच्चे? डाइन होती है। एसआई में या एमकेएस में न्यूटन होती है और यहाँ डाइन। तो आपको चेंज बताना है कि जो वैल्यू होगी ये कितने नंबर ऑफ डाइन के इक्वल होगी। तो ये कन्वर्जन आप करते हो यूजिंग डायमेंशन बेसिस। तो मुझे एक बात समझ आई सर कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू समथिंग N2 इंटू डाइन, ऐसे लिखना चाहिए। तो N2 की वैल्यू चाहिए बस अपने को। अच्छा, एक न्यूटन को क्या लिख सकते हो सर? एक न्यूटन को अगर मैं याद करूं तो वैल्यू अगर लिखता था सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन है यार, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है। N2 अगर डाइन लिख रहे हो, देखो फॉर्मूला चेंज थोड़ी ना होने वाला है, यूनिट तो चेंज हुई है। तो आप इसको लिखोगे किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड। सेम रहेगा। अच्छा, तो एक काम कर सकते, किलोग्राम क्या होता है सर? 10⁻³ ग्राम्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम्स। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर्स। और सेकंड तो सेकंड बना ही हुआ है, तो आ जाएगा N2 ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या यूनिट आपस में कटती दिख रही है? सेंटीमीटर के सेंटीमीटर की मृत्यु, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर की मृत्यु और ग्राम से ग्राम की मृत्यु। तो क्या N2 की जो वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे वो दिख रही है 10⁻³ है बच्चे, और 2 यहाँ पर है, तो आ जाएगा 10⁻5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेसिक सा मतलब हुआ कि सर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन। ठीक है भाई, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया सर? हमने दो एप्लीकेशंस की बात की। एक और एप्लीकेशन इसकी होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। मुझे कोई भी पीवाई क्यू अभी तक ऐसा नहीं मिला है जो उस एप्लीकेशन पर बेस्ड हो या उसके आसपास भी आता है। ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हम वही पढ़ेंगे जो कोर्स सेंट्रिक है। इसके अलावा और कुछ हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपने को क्या करना है? अपना पेपर निकालना है। तो फालतू की चीजें नहीं पढ़ के वो पढ़ना है जो पेपर में आ या है या आ सकता है। क्योंकि वो जो प्रोसीजर है, वो जो एप्लीकेशन है, वो बेसिकली आपकी थोड़ी लेंथी प्रोसीजर है उसका। उसमें आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में टाइम लगता है। और पॉइंट ये है कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर अपने 200 क्वेश्चंस करने हैं कुछ 2 आवर्स में। तो मैं एक बोल सकता हूँ कि आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ले सॉल्व करने। तो वो उस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको कभी नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये जितना हमने पढ़ा है ये आपके डायमेंशन के लिए सफिशिएंट है। बाकी कुछ डायमेंशंस जो है वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। जैसे आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी से कर सकते हो, नहीं तो नीट पीवाईक्यूज, नीट की जो बुक्स आते हैं उससे फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में ना आपको लिस्ट नहीं मिलेगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आपको इस टाइम पर ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये तो पढ़े ही नहीं कभी, ये तो सुने ही नहीं, और आप इतने बड़े बड़े डेरिवेशन करके उनकी डायमेंशन निकाल रहे हो, तो बच्चा डर जाता है। हम क्या करेंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने आज तक फिजिक्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी होगी तो बहुत सालों पहले भूल चुके हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी ना हम लोग बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं, और जैसे जैसे उन चीजों के पास आएंगे तो हर बार उनकी डायमेंशन और यूनिट तो ड्राइव करेंगे ना भाई। तो तब सीख लेंगे धीरे धीरे, ओवर द प्रोसेस सीख लेंगे उस चीज को। पर बेसिक यही रहने वाला है कि ड्राइव क्वांटिटीज, आपकी बेसिक क्वांटिटीज यूज करके ड्राइव क्वांटिटीज कैसे बनेंगी, यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा, डायमेंशन कन्वर्जन कैसे होगा, और ऐसा यूनिट तो हम सीख ही चुके हैं। ठीक है,
आई होप बच्चों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, आई लव फिजिक्स।